दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि सीएम योगी ने गोंडा में 300 बेड की कोविड अस्पताल का किया उद्घाटन। कहा यूपी बना देश का सर्वाधिक कोरोना जांच करने वाला राज्य। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोंडा के जिला अस्पताल में 300 बेड के डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल का शुभारंभ किया। उन्होंने कोरोना को मात देने में गोंडा की भूमिका को अहम बताया। प्रदेश में नोएडा के बाद गोंडा में कोविड अस्पताल की सौगात मिली है। इसके साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वे दिन भी दूर नहीं है जब देवी पाटन मंडल में 3 मेडिकल कॉलेज होंगे। उन्होंने बहराइच में संचालित किए गए मेडिकल कॉलेज का हवाला देते हुए कहा कि बलरामपुर में केजीएमयू के सैटेलाइट सेंटर को भी मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिला। इसके अलावा जल्द ही गोंडा के मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू होगा। इससे आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं और अच्छे ढंग से मुहैया हो सकेंगी। और वही अगली खबर बता दें, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सख्ती से लागू करें शनिवार रविवार की साप्ताहिक बंदी। जी हम बात कर रहे हैं कि सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी बाजारों की साप्ताहिक बंदी शनिवार व रविवार को ही रहेगी। प्रत्येक शनिवार व रविवार को स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इन कार्यों से जहां कोरोना की चेन को तोड़ने में मदद मिल रही है, वहीं संचारी रोगों पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो रहा है। उन्होंने जिलाधिकारियों को बाजारों की साप्ताहिक बंदी सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए हैं। और वहीं अगली खबर बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2 टूक। माफिया मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य के अंत का समय आ गया। जी हम बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का खुलकर नाम लेते हुए अपराधियों को चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि माफिया मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य के अंत का समय आ गया है। इसके गिरोह के 97 साथी पुलिस की हिरासत में हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है। यहाँ के शब्दकोश में अवैध, अनैतिक और अराजक जैसे शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी जैसा माफिया हो या कोई भी अन्य अपराधी, सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ इनके कुकृत्यों पर पूर्ण विराम लगाने को प्रतिबंध है। जन भावनाओं के अनुरूप कार्रवाई जारी रहेगी। बड़ी खबर बता दें कि कांग्रेस में जारी नेतृत्व संकट पर राहुल गांधी को मिला शिवसेना का साथ। पानीपत की लड़ाई याद दिलाई। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के फर्स्ट फैमिली को पार्टी के अंदरूनी संकट पर ऐसे दोस्त का सहारा मिला है जो शायद उसको भी हैरान कर रहा होगा। सोनिया गांधी की परिवार के इस नए मित्र का नाम है उद्धव ठाकरे की शिवसेना। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कांग्रेस के असंतुष्टों पर जिस तरह से निशाना साधा है, वैसा तो शायद गांधी परिवार के कट्टर वफादारों ने भी नहीं साधा होगा। आपको बता दें, कांग्रेस के मुख्य सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने सामना में लिखे लेख में दावा किया है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लीडरशिप खत्म करने के लिए साजिश रची गई है। कांग्रेस में फूटे लेटर बम का कनेक्शन शिवसेना ने पानीपत की लड़ाई से भी जोड़ दिया है। और अब अगली खबर बता दें कि टीपू सुल्तान पर फिर शुरू हुई सियासत। अब बीजेपी विधायक ने जमकर की तारीफ। जी हम बात करें कि टीपू सुल्तान को लेकर कर्नाटक में अभी भी राजनीति जारी है। बीजेपी टीपू सुल्तान को बर्बर और बुरा शासन मानती है, जिस वजह से कर्नाटक की बीजेपी सरकार उनकी जयंती पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करती। और वहीं अब कर्नाटक बीजेपी के विधान परिषद सदस्य एएच विश्वनाथ ने पार्टी की विचारधारा से हटकर बयान दिया है और साथ ही टीपू सुल्तान को माटी का पुत्र बताया है, जिस पर फिर से सियासत गर्माती नजर आ रही है। विश्वनाथ ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीपू सुल्तान इस देश के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश में स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। देश को ऐसी प्रख्यात हस्तियों का सम्मान करना है। इस पर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उनका दृष्टिकोण पार्टी से अलग क्यों है। इस पर उन्होंने कहा कि यह एक अलग मामला है। टीपू सुल्तान किसी पार्टी या जाति धर्म के नहीं हैं, वो इस माटी के पुत्र हैं। उन्हें किसी धर्म तक सीमित करके सीमित नहीं करना चाहिए।
और वहीं अगली खबर बता दें, सुदर्शन न्यूज के वीडियो की आईपीएस एसोसिएशन ने की निंदा, कार्यक्रम को बताया नफरत फैलाने वाला। जी हम बात करेंगे सुदर्शन न्यूज और उसके एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के एक बार फिर से सुर्खियों में है। सुदर्शन टीवी पर एक कार्यक्रम में सुरेश चौहान ने सिविल सेवा में धर्म विशेष के उम्मीदवारों के चयन पर सवाल उठाए हैं। सुरेश चौहान ने गुरुवार को ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए सिविल सेवाओं में मुस्लिमों की घुसपैठ की बात करते हुए इसे नौकरशाही जिहाद करार दिया, जिस पर अब आईपीएस एसोसिएशन ने विरोध दर्ज करा है। आपको बता दें, आईपीएस एसोसिएशन ने सुरेश चौहान के उस वीडियो को सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला बताते हुए ट्वीट किया कि धर्म के आधार पर सिविल सेवाओं में उम्मीदवारों को निशाना बनाने वाली एक समाचार को सुदर्शन टीवी द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। और हमें बता दें कि लॉकडाउन से कई राज्यों के वित्तीय हालत खराब, सैलरी देने के लिए नहीं है फंड। जी हम बात करें, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मार्च में लॉकडाउन लागू हो गया था, जिस वजह से 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों पर वित्तीय दबाव बढ़ गया है और ऐसे में अब वहां के कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कतें आ रही हैं। गुरुवार को जीएसटी काउंसिलिंग की 41वीं बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के सामने अपने वित्तीय हालात बताए और साथ ही जल्द से जल्द जीएसटी के लंबित भुगतान की मांग की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और त्रिपुरा ऐसे राज्य हैं जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं मिला है और वहीं उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में शिक्षकों के वेतन में देरी हो रही है और ऐसे में राज्य सरकारें जीएसटी का हिस्सा जल्द भुगतान करने की मांग कर रही हैं, क्योंकि वो अप्रैल से ही लंबित है। इसके अलावा केंद्र सरकार से अन्य फंड की भी मांग हो रही है, क्योंकि जब जीएसटी लागू हुआ था तो केंद्र सरकार ने प्रावधान किया था कि 5 साल तक उनके नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करेगी। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें कपिल सिब्बल ने दी कांग्रेस को नसीहत, कहा अपनों पर सितम नहीं, बीजेपी पर करे सर्जिकल स्ट्राइक। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस द्वारा पार्टी के नेता जितिन प्रसाद पर निशाना साधने की आलोचना की है। उन्होंने प्रसाद को निशाना बनाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सिब्बल ने ट्वीट किया, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितिन प्रसाद को कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस को भाजपा पर सर्जिकल स्ट्राइक की बजाय अपनी ही पार्टी के नेता को निशाना बनाने में मेहनत करनी पड़ रही है। उनके इस ट्वीट से परोक्ष रूप से सहमति जताते हुए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया कि भविष्य ज्ञानी खबरों के मुताबिक लखीमपुरी खीरी कांग्रेस कमेटी ने 5 प्रस्ताव पारित किए हैं, जिनमें से एक में मांग की गई है कि जितिन प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि सिब्बल, तिवारी और प्रसाद उन 23 नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस के संगठन में व्यापक बदलाव, सामूहिक नेतृत्व और पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग को लेकर हाल ही में सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। और अभी अगली खबर निकल कर आ रही है कि अभिनेता महेश मांजरेकर को डॉन अबू सलेम के नाम से आ रहे थे धमकी भरे कॉल, आरोपी हुआ गिरफ्तार। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड फिल्म निर्देशक और अभिनेता महेश मांजरेकर और एक शख्स की धमकी भरे कॉल करके जबरन धन वसूली करने के फिराक में था। फिल्ममेकर मांजरेकर ने इसकी सूचना पुलिस में दर्ज कराई, जिसके बाद मुंबई एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो धमकी भरे कॉल के जरिए 35 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश कर रहा था। ये जानकारी मुंबई पुलिस ने दी। महेश मांजरेकर अंडरवर्ल्ड से मिली 35 करोड़ देने की धमकी। अब मुंबई पुलिस ने बताया कि मांजरेकर को अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का एक व्यक्ति धमकी देते हुए 35 करोड़ की मांग की थी। अभिनेता महेश मांजरेकर ने बताया कि एक व्यक्ति से उनके धमकी मिली, जिसने दावा किया कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम से जुड़ा हुआ है। उस व्यक्ति ने मांजरेकर को धमकी देते हुए 35 करोड़ रुपए की मांग की, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मांजरेकर को व्हाट्सएप के जरिए धमकी भरे संदेश भेजे जा रहे थे। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड के उसके सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमनेस लेके जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा दशकों में बनाई गई संपत्तियां बेच रही है सरकार। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस की कार्यकारी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने गुरुवार को कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाब के सीएम, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि जीएसटी मुआवजा एक बड़ा मुद्दा लगता है। संसद द्वारा पारित कानूनों के अनुसार समय पर राज्यों को मुआवजा दिया जाना महत्वपूर्ण है और
ऐसा नहीं हो रहा है। बकाया जमा हो रहे हैं और राज्य वित्त बुरी तरह से प्रभावित है। सोनिया ने आरोप लगाया कि राज्यों को जीएसटी का मुआवजा देने से इनकार करना राज्यों और भारत के लोगों के साथ छल के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसटी को सहयोगात्मक संघवाद के उदाहरण के तौर पर लागू किया गया। इसमें राज्यों को 5 साल तक 14% की दर से मुआवजा देने का वादा किया गया है। केंद्र सरकार ने अपने इस वादे को तोड़ दिया है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार द्वारा सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण का मामला भी उठाया। सोनिया गांधी ने कहा कि दशकों से बनाई गई सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियां बेची जा रही हैं। कुछ राज्य सरकारों ने अपना विरोध व्यक्त किया है। 6 हवाई अड्डों को निजी हाथों में दिया गया है। रेलवे देश की जीवन रेखा का भी निजीकरण किया जा रहा है। मालूम हो कि हाल ही में 6 हवाई अड्डों के परिचालन का ठेका निजी कंपनी को दिया गया। इसमें लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम और मैंगलोर शामिल हैं। और अब अगली खबर बता दें कि फेसबुक पर राजनीतिक विज्ञापन पर खर्च में भाजपा सबसे आगे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी टॉप 10 में शामिल। जी हां, आपको बता दें कि फेसबुक इंडिया पर भाजपा के लिए पक्षपात के एक विदेशी अखबार के दावों और कांग्रेस के आरोपों के बीच इस पर राजनीतिक विज्ञापनों के खर्च का ब्यौरा सामने आया है। इसके मुताबिक सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी फेसबुक पर सामाजिक मुद्दे, चुनाव और राजनीति की कैटेगरी में पिछले 1.5 साल में विज्ञापन पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले 10 दलों या संस्थाओं या पेज में पहले नंबर पर है। इस कैटेगरी में राजनीतिक विज्ञापन पर खर्च करने वाले टॉप 10 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं, लेकिन वे बीजेपी के मुकाबले काफी पीछे है। और ये जो ब्यौरा सामने आया है वह बीते 1.5 साल का है, जिस दौरान लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। और दोस्तों, मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में 24 घंटे में कोविड-19 के रिकॉर्ड 75,760 मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 33 लाख के पार, 60,472 ने गंवाई है जाने। जी हां, आपको बता दें कि देश में एक दिन में कोरोना के एक बार फिर रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। गुरुवार को पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 75,760 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 33 लाख से अधिक हो गए हैं। और नए संक्रमितों की संख्या दर्ज किए जाने के बाद कुल कोरोना वायरस के 33,10,234 मामले हो गए हैं। 24 घंटे में 1,023 लोगों की जान गई है। और हालांकि कुल मामले में से 25,23,771 लोग अब तक के स्वस्थ हो चुके हैं। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर निकल कर आ रही है कि पूरे देश में मुहर्रम के जुलूस की इजाजत से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। कहा नहीं चाहते कि लोग एक समुदाय पर कोरोना फैलाने के आरोप लगाए। जी हां, आपको बता दें कि देश भर में मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति मांग रही याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हर जगह स्थानीय प्रशासन स्थिति के हिसाब से निर्णय लेता है। पूरे देश पर लागू होने वाला कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। शिया धर्म गुरु कल्बे जव्वाद ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। मामला सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े को अध्यक्षता वाली बेंच में लगा और धर्मगुरु की तरफ से पेश वकील ने कहा कि पूरा एहतियात बरतते हुए जुलूस निकालने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिस तरह पूरी में रथ यात्रा की अनुमति दी गई। पर्युषण पर्व के दौरान जैन समुदाय को मंदिर में जाने की अनुमति दी गई, वैसा ही इस मामले में भी किया जाना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि रथ यात्रा सिर्फ एक शहर में होनी थी, उसमें यह भी पता था कि यात्रा कहां से शुरू होकर कहां तक जाएगी। इस मामले में जुलूस पूरे देश में निकलने हैं। कुछ स्पष्ट नहीं है कि किस शहर में कहां से यात्रा शुरू होगी और कहां तक जाएगी। हम राज्य सरकारों को सुने बिना पूरे देश में लागू होने वाला कोई आदेश कैसे दे सकते हैं। बेहतर हो कि हर जगह फैसला वहां के प्रशासन को लेने दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पर्युषण के दौरान भी सिर्फ मुंबई में 3 जैन मंदिरों को खोलने की अनुमति दी गई थी। वहां एक बार में सिर्फ 5 लोगों को जाने की इजाजत थी। और अब अगली खबर निकल कर आ रही है कि बीजेपी में उठी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग। एमपी रवि किशन ने दिया सदन में नोटिस। जी आपको बता दें कि देश में अब जनसंख्या कानून नियंत्रण की मांग जोर पकड़ने लगी है। सत्ताधारी दल बीजेपी में भी इसको लेकर कानून बनाए जाने की मांग हो रही है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने संसद के मानसून सत्र के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून व भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर सदन में प्राइवेट मेंबर बिल
को नोटिस दिया है। रवि किशन ने इस नोटिस के बारे में बताया कि मैंने 2 बच्चों वाला कानून बनाने की बात की है, क्योंकि अब भारत में इसकी क्षमता नहीं बची है कि वो और जनसंख्या बर्दाश्त कर सके। लोगों को अगर बेहतर जिंदगी और रोजगार देने हैं तो जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि चीन समेत दुनिया में अगर हम सबको आगे बढ़ना है तो जनसंख्या पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर सदन में नोटिस जारी किया गया है, तो क्या वाकई में ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें, तेलंगाना सरकार ने पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव के लिए भारत रत्न की मांग की। सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव। जी हां, आपको बता दें कि तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के लिए मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की है। ये मांग तेलंगाना जागृति के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की शत जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हुई है। इस कार्यक्रम में तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष और निजामाबाद की पूर्व सांसद कलवा कुंटला कविता ने भारत रत्न देने की मांग की। टीआरएस नेता कलवा कुंटला ने कहा, पीवी नरसिम्हा राव ने एक ऐसे समय में प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था जब देश भारी संकट का सामना कर रहा था। उन्होंने भारत की विकास की कहानी को आगे बढ़ाया और राष्ट्र के हर एक नागरिक को सशक्त बनाया। ये समय है कि हम उनकी विरासत का सम्मान करें। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। और हमें अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। यूपी, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश से बिगड़ सकते हैं हालात। जारी हुआ अलर्ट। जी हम बात कर रहे हैं कि ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश उप संभाग के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश से फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़ आने का बड़ा खतरा है। और इस बारे में केंद्रीय जल आयोग ने अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने मौसम विभाग के हवाले से बताया कि जम्मू कश्मीर उपखंड के कुछ क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड का मध्यम जोखिम है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक ओडिशा के भद्रक में भारी बारिश से बाढ़ के हालात है। राज्य के मुख्य सचिव ने बताया कि 12 जिलों में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।